प्रोग्राम मध्य मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट का टकराव जारी। फौज का अंदरूनी मामला करार देने वाले बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने मामले से दूर रहने की वार्निंग दे दी। दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने मुल्क के डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को दो टोक जवाब दे दिया। नौजवान मुल्क का असासा करार, सबका टारगेट यूथ, वजह क्या है? इसके अलावा बात करेंगे बिजली सस्ती मामले पर नून लीग पीपल्स पार्टी की लड़ाई बढ़ गई। लफ्जी गोलाबारी के बाद सीज फायर की कोशिशें। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को दावत दे दी। क्या सिंध सरकार पंजाब की तरह बिजली रिलीफ के लिए वफाक से फंड ले पाएगी? इसके अलावा बात करेंगे सेनेट खजाना कमेटी इजलास, जहां 5000 का नोट है वहीं करप्शन है। 5000 के नोट बेसमेंट में पड़े हुए हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कमेटी में बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। सोलर पैनल के नाम पर 60 अरब रुपए कैश के बराबर डॉलर्स बाहर भेजने वालों को कौन बचा रहा है? सेनेट खजाना कमेटी से बड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। और क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो यूथ कन्वेंशन से खिताब किया आर्मी चीफ ने, अगेन एक बहुत अहम, और तीसरा उनका खिताब कुछ ही दिनों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो एड्रेस कर रहे हैं मुल्की मामलात को, एक तरह से एक नैरेटिव बना रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है इर्द गिर्द उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जो उन्होंने कहा कि ये बयानिया जो बना रहे थे डिफॉल्ट का, ये कहाँ है वो लोग? सो मुल्की मईशत ट्रैक पे बड़ा आज पहली दफ़ा मेरा ख्याल है इमरान खान और आर्मी चीफ जो है ना आमने सामने हुए हैं। आमने सामने से मुराद मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे को डायरेक्ट उन्होंने एड्रेस किया है। इमरान खान साहब तो पहले कर रहे थे, तो आज आर्मी चीफ साहब ने उन्होंने सीधा जो इसको टांट कहें कि तंज किया, इसको रिडिक्यूल करें कि उनका मजाक उड़ाया, या उनको मॉक किया कि भाई साहब आप तो पिछले 2 साल से कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, ये डूबने वाला है, खुदा ना खास्ता इसका वजूद ख़तरे में है, ये श्रीलंका बनने वाला है। फिर उसके बाद बांग्लादेश की मिसालें मिल गई, वो उन्होंने सुनाई। सो ये खान साहब का ये नैरेटिव था कि ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, और ये नाहल नालायक और करप्ट लोग जो आए हैं तो इनको, और वो बार बार कहते थे कि इनको सारी सपोर्ट आर्मी दे रही है, लिहाजा आर्मी के गले में ये चीज़ें पड़ जाएंगी। सो अब तक हमने देखा था कि आर्मी चीफ ने जितने भी पब्लिक एड्रेसेस किए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का कोई इस तरह की बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। सो वो, हालांकि खान साहब जैसे मैंने कहा माजी में उन्होंने 3-4 दफ़ा बड़े सख्त अटैक किए थे और बड़े गुस्से वाले उनके बयानात थे। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ को गुस्सा आए, वो प्रवोक कर रहे थे ताकि ये जो मौजूदा एक हाउस ऑफ कार्ड्स इन्होंने बनाया हुआ है ना, तो ये गिरे और वो कोई बहुत बड़ा एक्शन लें। खान साहब ने कोई ऐसी बात अब तक छोड़ी नहीं है जो उन्होंने ना की हो। किसी बंदे को भी गुस्सा आ सकता था और उसका ये गुस्से का इजहार वो करती भी रही है एस्टेब्लिशमेंट। ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं दिया, प्रेस रिलीज नहीं दी, खान साहब की तरह कोई मीडिया टॉक नहीं की, लेकिन उन्होंने स्टेप्स पूरे लिए। और खान साहब को पता था कि जब भी मैं आर्मी चीफ पे कोई बात करूंगा, उनको हिट करूंगा, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। और वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे इन बयानात के बाद आर्मी चीफ को लूज बाल करें। जैसे खान साहब तो रोजाना लूज बाल करते रहते हैं, पहले भी होती रहती हैं, अब वो आदी हो चुके हैं। उनके जो कंसिक्वेंसेस थे, इससे ज्यादा क्या हो सकता था? वो पहुंचे मिलिट्री कोर्ट या उसका मिलिट्री ट्रायल तक बात तो पहुंच चुकी है। खान साहब को लगता है कि मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। लूज अगर आप करना है तो वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी या कर रही है, या ये शहबाज शरीफ इनकी हुकूमत करके मैं तो गेन कर रहा हूँ, मेरा तो वोट बैंक भी बढ़ा है। मुझे तो 8 फरवरी जो था उसमें भी बड़ी सारी तादाद में वोट पड़े हैं, सीटें पड़ी हैं, मेरी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और मेरे केसेस अगर देखे जाएँ तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं, जमानतें मिल रही हैं। आप रोज़ाना की बुनियादों पर नए केसेस बना भी रहे हैं, तो फिर ना बनाते रहें। सो खान साहब ये बात समझे बैठे हैं कि मेरे पास लूज करने के लिए जो चीज़ें थीं, जिन चीज़ों से मैं डरता था, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मसला उनकी बीवी थी बुशरा बेगम पे वो बड़े सेंसिटिव थे, बहुत सेंसिटिव थे कि फेसबुक पे, ट्विटर पे कोई उनके बारे में कोई बात लिख जाता था या फोटोशॉप को छप जाती थी। उस वक्त DGFIA जो थे यहाँ पे बशीर मेमन साहब थे, उनसे लड़ाई की एक वजह खान साहब की ये भी थी वज़ीर आज़म के तौर पर। इन्होंने कोई 10-15 लोगों के उनको नाम भेजे गए थे, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी थे, कि इन्होंने बुशरा बीबी कॉमेंट किया आप इन पे ये टेररिज्म के तहत केसेस करें। उन्होंने कहा साइबर क्राइम के तहत भी हो सकते हैं, टेररिज्म की मेरे पास क्लास नहीं, मैं कैसे दहशतगर्दी बना के इनको पेश करूं। तो खान साहब उस वक्त कहते थे नहीं, जो बुशरा बेगम साहबा पे जो भी कोई इस तरह की फोटोशॉप कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, आप उनको टेररिज्म के तौर पर उनको ट्राई करें। बशीर मेमन साहब जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछा जा सकता है, जिसका उन्होंने रेजिस्ट किया। उन्होंने सर कल को बता भी चुके हैं हमारे प्रोग्राम, जी हमारे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं, और वो हमेशा कहते थे, मैंने खान साहब को कहा कि ये चीज़ें कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी, मत करें। लेकिन जो पावर में बैठा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा, वो इन बातों को कब समझता है? अब खान साहब की जो रेड लाइन थी 2-4 थी, अब देख रहे हैं खान साहब को जरा जहन समझते हैं कि वो क्यों इतने रिस्क लेकर
बातें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जिन पे हम आते हैं कि उसका जवाब जैसे मैंने कहा कि आर्मी ने भी देने की कोशिश की है। अब पहली दफ़ा पब्लिकली उन्होंने, मैं समझता हूँ उन्होंने एक तरह का उनको टांट किया, तंज किया, मतलब माइल्ड लहजे में ये कहते हैं कि टांट। इन तमाम चीज़ों का खान साहब को ये था कि पहली रेड लाइन थी कि खान साहब को ये गिरफ्तार करने की जरूरत कौन करेगा, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, वज़ीर आज़म हैं। सो पहली तो रेड लाइन वो तोड़ी गई कि खान साहब गिरफ्तार हो गए। फिर भी खान साहब का ट्रायल कौन करेगा, ट्रायल भी हो गए। फिर सज़ा के इनमें अगेन उसमें किस ये जज हुकूमत में जरूरत है खान साहब को सज़ा दे, वो सज़ा भी हो गई। अच्छा, फिर अगली उनकी रेड लाइन थी बुशरा बेगम साहबा थी कि इनको कोई टच ना करे, मेरे ऊपर जितने केसेस बनाने हैं कर ले। ये खुद भी कहते रहे बुशरा साहबा को कुछ ना कहे, उनको बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत समझते हैं, वो लार्जर देन लाइफ है उनके लिए, एक फिगर हैं वो बुशरा साहबा भी गिरफ्तार हो गई। बुशरा साहबा पे ट्रायल भी हो गया, सज़ाएँ भी हो गई, वो भी जेल पहुंच गई। अब ये दो सबसे बड़ी रेड लाइन थी। अब तीसरी ये थी जी मिलिट्री कोर्ट पे उनका वो होना है जी, ट्रायल होना है, तो मिलिट्री कोर्ट भी हो जाएगा या नहीं होगा वटेवर। तो खान साहब को लगता है कि मैं जेल भी चला गया, मेरी बेगम साहबा भी चली गई, साइफर भी हो गया, तोशा खाना फलां फलूँ सारे हो गए, मैंने क्या लूज़ करना है मजीद? मैं तो लोगों की पब्लिक सिंपैथी ले रहा हूँ, ठीक है करते रहे, लूज़ इन्होंने करने अब, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है। खान साहब के पास ये मासिव पब्लिक सपोर्ट के कुछ नहीं है, सो मटीरियली लूज़ करने को कुछ नहीं। आज़ादी थी वो भी गई, या पार्टी भी गई, ये पार्टी गई, बल्ला गया, बैठ गया, चेयरमैनशिप गई, लोग गए, सेनेट की ये सारी खवातीन की सीटें, सब कुछ तो छीन लिया उन्होंने। अब वो चाह रहे हैं कि जो इनके पास है ना वो ये लूज़ करें। वो कैसे लूज़ करें? वो रोज़ाना ऐसे बयान देते रहे हैं पिछले 6 महीनों से, बुशरा साहबा भी देते रही हैं। उन्होंने पहले कहा जनाब इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। फिर उन्होंने 3 नाम ले लिए मिलिट्री टॉप लीडरशिप को कि जनाब अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे। अच्छा, खान साहब ने पहले उनको एक दिन रोकने की कोशिश की, अगले दिन खान साहब ने भी कहा कि जी अगर कुछ हुआ, कोई बुशरा को हुआ, मुझे हुआ तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, कब्रों से निकाल लूँगा। इन बयानात का मकसद था कि आप उनको इतना ये गुस्से में लेकर आए कि अदालतें रिलीफ दे रही हैं, आर्मी कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ले ताकि शहबाज शरीफ साहब और इनसे जरदारी साहब से छुट्टी हो ना, डायरेक्ट जाएँ मसलन में। अब इतनी समझ उनमें भी थी कि डायरेक्ट हमने काम नहीं करना, हमने अब इतने भी मतलब वो नहीं थे। इमरान खान साहब तवक्को कर रहे थे कि इनको हटाएंगे, अगर शहबाज शरीफ को या जरदारी को, जैसे मैं खिलाफ हो चुका हूँ कल को ये भी खिलाफ हो जाते, इनकी हुकूमत हटाएगी थी। इतने भी ये बेवकूफ़ ये भी नहीं थे इसमें कि ये जनाब कि उनको इमरान खान साहब के बाद इनको भी अपना दुश्मन बना लें, मुखालिफ बना लें। सो उसके बाद उन्होंने जो इन पे कोशिशें की, नए केसेस बन रहे हैं नंबर 1। अच्छा, इद्दत केस जो था वो बहुत बड़ा इमरान खान साहब के लिए एक पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला केस था। उस पर उन्होंने टार्चर किया, उनको सजाएं दी, ठीक है 6 महीने बाद वो हो जाएगा, उसको उन्होंने उसमें से बरी कर दिया होगा, लेकिन आपने उनको स्ट्रेस में तो डाला। पर्सनल उनकी लाइफ जो थी, शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट, यस, वो भी आपने दिखाई। अब वो भी टार्चर कर रहे थे, ये नहीं वो नहीं कर रहे थे, साथ में छोटे छोटे मतलब एक में ज़माना तो एक दिन कहते कभी खुशी कभी गम, एक दिन खान साहब खुश हैं तो अगले दिन शाम को एक नया केस खोल गया उन पर। तो उन्होंने इनकी पर्सनैलिटी और इनकी नफ्सियात के साथ खेला कि इनको नफ्सियाती तौर पर तोड़ा जाए कि खान साहब को खुशी की खबर ही ना लगे, छोड़ो यार, अच्छा केस में मेरी जमानत होगी, छोड़ो यार कल को एक और बना देंगे। सो उनके लिए तमाम खुशी की खबरें जितनी भी थी वो इन्होंने ऐसा ले ली कि बंदे को रिलीफ ही ना दो, इनको ज़हनी स्ट्रेस में रखें। वो इस तरह का टार्चर कर रहे थे खान साहब पे, अभी भी कर रहे हैं। अब एक और था, उन्होंने कहा जब खान साहब ने आखिरी दिन उन्होंने जनाब से मुनीर पे उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए थे, तो उन्होंने कहा जनाब इनको बैन करें, पीटीआई को बैन करें, और इसके बाद इन पे आर्टिकल 6 लगे, अलवी साहब पे भी लगे और ये कासिम सूरी पे और इमरान खान साहब पे भी लगे हैं। यही था ना। अब उस पर बड़ा शोर होगा बना, उस पर बड़े खौफ डर पैदा हुआ। अब उसका जिक्र ही कोई नहीं करता। अता तारड़ साहब ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट कि क्या बना उसका भी आपने वो करना था, आर्टिकल 6 लगाना था, पार्टी बैन करना, कभी जिक्र सुना है आपने? कोई हवाला, कोई रेफरेंस 1-2 दिन हुआ? मकसद क्या था कि इनको खान साहब और उनकी पार्टी को इनको टार्चर, इनको ज़हनी टॉर्चर किया जाए। दैट्स व्हाट दे हैव डन। वो ज़हनी टॉर्चर इनको करते आ रहे हैं कि खान साहब हाथ में आए हुए हैं। आज जो हुआ है, जो कुछ आपस में जो मैंने कहा, आज उन्होंने आर्मी चीफ ने पहली दफ़ा जो उनको तंज किया है वो बड़ा गहरा तंज है कि वो किधर हैं जो कहते थे जनाब कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और पूरी कैंपेनें चली थी जिस पे मतलब बाज़ अफसोस भी होता कि मुल्क आपका भी, मुल्क बचेगा तो फिर आप सारी सियासत भी कर लीजिएगा। हमारे यहाँ तो दुआएं मांगी जा रही थी खुदा न खासा श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएँ। लोगों में, यूथ में एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई जो पाकिस्तान से लोग बाहर गए हैं कि बड़ी तादाद में कि जनाब इसमें लोग जो शिफ्ट हुए हैं, तो उसके पीछे इसका सोशल मीडिया का, इस प्रोपेगेंडा का बड़ा हाथ है कि पाकिस्तान डूब रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म होना, हर बंदा पैनिक में आपने डाल दिया। एवरीबॉडी इज इन अ पैनिक। जो मतलब अच्छे खासे भी कमा रहे थे उनको पैनिक में देखा। मतलब यही था कि आप अनसर्टेनिटी जो है ना यहाँ पे
एक पैदा करें जो यूथ है आपके या लोग हैं यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वो बाहर जाए, और बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर जाना भी शुरू कर दिया। ये स्ट्रेटजी भी उनकी सक्सेसफुल है। सो आर्मी चीफ ने एक तरह का उनको मेरा ख्याल है जवाब दिया है कि एक्सीलेंसी, आपकी 2 साल की कैंपेन थी, आपके हमारे पे हमले थे, टारगेट्स थे, जो कुछ भी किया इसके बावजूद वी सर्वाइव्ड, वी आर हेयर, हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप जेल में पड़े हुए हैं। सो ये मेरा ख्याल है आज। अच्छा क्लास साहब, आर्मी चीफ ने ये भी बात कही कि जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो इस वक्त महफूज हाथों में है। सो इज ही रेफरिंग टू एस्टैब्लिशमेंट, या रियासत की बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, हुकूमत की बात कर रहे हैं? क्योंकि एक इनकी बातों से लग रहा है कि डिफेंस दे रहे हैं, कवर दे रहे हैं पूरी गवर्नमेंट को जो सब बैठी हुई है। डेफिनेटली जब वज़ीर आज़म आपके साथ बैठा हो तो फिर आपने ये गुफ्तगू करनी है कि वो साहब जब ये बात कहते हैं कि महफूज हाथों में, वो फ़ौज की नहीं बात कर रहे, ओवरऑल रियासत की बात कर रहे हैं कि मुल्क है या रियासत है, दे आर इन द सेफ हैंड्स, उनकी बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने पहले भी की है कि आर्मी चीफ को इस तरह की पब्लिक गैदरिंग में आके इस तरह के स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है इस तरह की तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जनरल बाजवा साहब भी ये काम करते थे, और जनरल बाजवा साहब तकरीरें नहीं करते थे इस तरीके के, वो और तरीके से होता करते थे। क्या ऐसे? मैं उस पर आता हूँ कि इसका क्या नुकसान होगा इनको, आर्मी चीफ को इन द लॉन्गर रन, अगर हिस्ट्री एनी एविडेंस इसका। जनरल बाजवा साहब पे जब इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते थे ना कि ये सारी हुकूमत मेरी चला रहे थे, ये पावर ये यूज़ कर रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं करने देते थे, तो उसके पे लोग बिलीव करते हैं। उसके रीज़न है क्यों बिलीव करते हैं, क्योंकि जब इस तरह के हर हफ्ते वहाँ पे वो अपने घर पर आर्मी हाउस में जनरल बाजवा साहब का दरबार लगता था। उस दरबार में यहाँ इस्लामाबाद के, लाहौर के, कराची के, कभी कभार वहाँ के, इस्लामाबाद के ज़्यादा टॉप के एंकर्स जो आजकल उनके खिलाफ गुफ्तगू भी करते हैं, सारे मेहमान होते थे वहाँ पर। और ये गुफ्तगू होती 3-3, 4-4 घंटे वहाँ सियासत डिस्कस होती थी, पॉलिटिक्स होती थी, लोग होते थे, गवर्नेंस होती थी, बातें होती थी, जनरल बाजवा सब खुल के बातें करते थे, सारी होती थी। और इसी तरीके से और लोगों से मिलते थे, जहाँ पे एम्बेसडर आते थे उनसे बाजवा साहब मिल रहे हैं रोज़। ISPR जो प्रेस रिलीज भी निकाल रही थे, फिलहाल मिला, तो लगता था फॉरेन पॉलिसी भी उन्होंने ले लिए, उन्होंने ये लोकल पॉलिसी भी ले रही है, इकोनॉमिक भी ले रही। बल्कि आपको याद होगा वजीर जो है इमरान खान के, ये सारे फाइलें लेके वहाँ पे जनरल बाजवा साहब के पास जाते थे, वहाँ पे अच्छा ताजर हैं वो जा रहे हैं, तो लोगों को फ़ौरन यकीन आ गया, सहाफ़ियों को, कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत तो जनरल बाजवा साहब चला रहे थे, हमें मिलते थे, हमें बातें कहते थे। सो वो डिनाइल की पोजीशन ही नहीं है कि आपके पास। तो सेम इज़ हैपनिंग विद, अब उसका नुकसान हुआ उनको बाजवा साहब को, कि सारा मलबा उन्हीं पे गिरा है। अब होगा ये कि जब आप इतनी ओनरशिप लेते हैं, आर्मी चीफ लेता है पब्लिक में आके, और उनका ख्याल है कि वो उनको पब्लिक में जाना चाहिए और उनको कन्विंस करना चाहिए, यूथ को स्पेशली, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे रिस्क ले रहे हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि फिर ये कल को पब्लिकली एक्सपोजिंग हिमसेल्फ। यस ये कल को सियासतदान एक सेकंड लगाते होते हैं। ये तो इमरान खान ने मतलब 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने अपना को चेंज करने में, सारा मलबा उन्होंने डाला इस पे, जनरल बाजवा पे डाला। कल को ये कुछ करेंगे, जो भी इनकी अगर नाकामी हुई और मामलात इश्यूज़ ना चले, मतलब अगर गवर्नेंस के इश्यूज़ अगर मज़ीद ख़राब हुए, महंगाई मज़ीद बढ़ती गई, मज़ीद कोई डॉलर को कोई मसला हुआ, कोई IMF के साथ, दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ, तो अब तो लोग जो फिर ये समझना शुरू कर देंगे कि ये इसकी शहबाज शरीफ की हुकूमत की नाकामी नहीं है। वो एस्टेब्लिशमेंट पर डालेंगे कि भाई साहब आप तो साथ खड़े होते थे, आप तो साथ खड़े होकर तकरीरें करते थे, आप तो साथ खड़े होकर हमें बताते थे कि सारी चीज़ें ठीक है कि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, या कहते थे ना वो लोग किधर हैं जिन्होंने वो किया था, डिफ़ॉल्ट किया था। हाँ वहाँ तक चलें, ठीक है आपकी बात के, जो आपने लिबिया की मिसाल दी, शाम की दी, या उसके बाद आपने इराक की दी, अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल किया जा सकता, कश्मीर, गजा, सब ठीक है। और लोगों को एहसास होना चाहिए जिन मुल्कों में मतलब फ़ौजें नहीं थी या वीक थी, उन मुल्कों के साथ क्या असर हुआ है, कि वहाँ पे कैसे सिविल वार शुरू है। लोगों को समझ नहीं आती, अल्लाह ना करे कि हमने दूर बैठ के कैमरों पे देखी हैं, TV चैनल्स पे देखी हैं, जंगें देखी हैं, सिविल वार्स देखी हैं, वहाँ के लोग जो भुगतते हैं, जो शाम में जो कुछ हुआ, कैसे हज़ारों की तादाद में बेचारे बच्चे लेके उसमें यूरोप में गए हैं, इराक से लोग निकले हैं, शाम से निकले, अफगानिस्तान अभी देख लें, तालिबान के टेक ओवर के बाद कैसे वहाँ से अफगान बेचारे अभी कभी उस जर्मनी जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, अपना घर छोड़ जाना आसान नहीं होता। सो उन्होंने वो सही रेफरेंस दिया है आर्मी चीफ ने, कि जिन मुल्कों में वहाँ पे आर्मी आज़ादी की अहमियत अगर आपने समझी उनसे पूछें, जो रोज़ आप कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, डूब जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, तबाही बर्बादी आ जाएगी, अपने मुल्क के खिलाफ हम खुद ही कोई ना कोई रोज़ाना की बुनियाद पर बरूद जो है, मतलब हमारी उसमें एस्टेब्लिशमेंट और पोलिटिकल लीड के भी कसूर है, नो डाउट। लेकिन जब आप साथ खड़े होकर ये चीज़ें ओनरशिप दे रहे हैं, अगरचे आप मैसेजिंग दे रहे हैं, अब हो क्या रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से बातचीत हो रही थी, कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि शायद सितंबर में कोई नया सेटअप ले आए, कोई नया वो लेकर आए,
वो क्या कहते हैं, टेक्नोक्रेट्स का। मैंने उस वक्त भी कहा था, कोई 2-3 दोस्तों मेरे ने वो किया था, मैं कह कोई रैशनल बुनियादों पे भी चीज़ें देखा करें। इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और इससे बेहतर उनको पॉलिटिकल सपोर्ट कौन देगा? हाइब्रिड जो बना हो, शहबाज शरीफ साहब जो, इनसे बेहतर वज़ीर आज़म कौन उनको मिलेगा? मतलब इतनी तारीफ़ें, मैं चला खुशामद का लफ्ज़ नहीं कहता, इतनी तारीफ़ें तो किसी कोई आज तक वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को बिठा के अपने साथ नहीं की जितनी शहबाज शरीफ कर चुके हैं। इनसे बेहतर टेक्नोक्रेट कौन मिलेगा? जो बात नहीं करता, जो आधा घंटा तकरीर में, मतलब अगर 40 मिनट की तकरीर है, 39 मिनट वो आर्मी चीफ की वो तारीफ करते, तो आर्मी चीफ उसको क्यों हटाएगा कि आप हट जाएं और मैं उनको लेकर आना चाहता हूं कुछ और लोगों को? साहब, आप जो बात इससे पहले कर रहे हैं कि आर्मी चीफ अपने आप को जब इस तरह से एक्सपोज करते हैं, ओनरशिप ले लेते हैं चीज़ों की, तो फिर क्रिटिसिज्म भी उन पे होता है और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग गवर्नमेंट पे नहीं होता। तो ये एक तरह से इस तरह की जो ये वीक प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह की बात करते हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, फिर मजबूरन उनको आगे आना पड़ता है ना। सो ये भी तो एक टैक्टिक्स ही है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको मजबूरन, ये उनको कहना चाहिए, उनको हुकूमत को कहें कि आप इन इशू को बात करें, एड्रेस करें। आर्मी चीफ का एड्रेस करने से उनका ख्याल है हुकूमत मजबूत हो रही है, या ये ताजरों को या मीडिया को या इवन इमरान खान को, पीटीआई को ये मैसेज आएगा कि वी आर वन, हम कहीं नहीं जा रहे, वी आर हियर टू स्टे। एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है इसमें, ठीक है, मैसेजिंग की आपको फील होता है कि हम यहाँ पे इकट्ठे, हम कहीं पे नहीं जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम जो देख रहे हैं, आज उन्होंने इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जी मैं वही उसी की बात करी थी कि जो बानी पीटीआई ने जिस तरह से ओपन ट्रायल की बात की है फैज़ हमीद की, अब ये कोई अनप्रेसिडेंटेड किस्म की कोई चीज़ है कि मिलिट्री ट्रायल हो और उसको इस तरह से किया जाए? पॉसिबल है? इमरान खान साहब को 2-3 चीज़ों का पता है। साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, बहुत सारे उनके माजी में जर्नलों से या उनके DG ISI, मैं तो बताया उनका फ़ैन क्लब था पूरा, मतलब जनाब हमीद गुल साहब उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, जनाब मुशर्रफ साहब उनके फ़ैन थे। फिर हमने देखा जनरल शुजा पाशा साहब, ज़हीर साहब बाद में है, शुजा पाशा साहब ने असल तो उन्होंने जड़ें लगाई, उन्होंने इनको रूट्स लगाई थी। फिर उसके बाद ज़हीर इस्लाम साहब आ गए, फिर हमने देखा कि ये आ गए, ये फैज़ साहब आ गए। सो बड़ा लंबा तजर्बा है उनका आर्मी के साथ, उनके साथ मिलकर पॉलिटिक्स करने का चीज़ों का। अब वो एक चीज़ समझते हैं कि जनरल फैज़ का ये कभी भी ओपन ट्रायल नहीं करेगी मिलिट्री। एक तो मेरा ख्याल है मिलिट्री ट्रायल जो होता है, मिलिट्री कोर्ट जो होता है ओपन नहीं होता, नंबर उनके अपने लाज हैं अपने। दूसरा ये है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वो जनरल फैज़ को कभी भी पब्लिक में नहीं लाएंगे कि अगेन ही कैन से एनीथिंग मीडिया की मौजूदगी में। पहले इमरान खान साहब को वो एक फैसिलिटी मिली हुई है मीडिया की कि रोज़ाना की बुनियादों पर बातें करते हैं, रोज़ाना स्टेटमेंट देते हैं, जो अदालत ने उनको फैसिलिटी दी हुई है। तो उसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब की इनकी ज़िंदगी पहले मुश्किल हुई है। सो जनरल फैज़ को वो कभी भी ओपन ट्रायल में नहीं लाएंगे। वो कहेंगे कि हमारी अपनी आपस की हमारे फौजी मामला हैं, हम आपके सामने नहीं लाते। सो नोइंगली जब खान साहब बार बार ये कहते हैं भाई साहब कि आप उनका ओपन ट्रायल करें, तो ही नोज इट कि ये नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो लोगों को यकीन आना शुरू हो जाएगा कि खान साहब ठीक कह रहे हैं, कोई ना कोई बातें छुपाई जा रही हैं, 2 नंबरी की जा रही है, इसका मतलब केस इनका कच्चा है। आम आदमी तो नहीं समझेगा कि एक मिलिट्री ट्रायल में एक सिविलियन ट्रायल में क्या फ़र्क है। वो तो कहेंगे नहीं ना, बाकी ट्रायलों में अगर वहाँ पे वकील हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है, तो इसमें क्यों नहीं है। सो खान साहब इज प्लेइंग ए वेरी स्मार्ट ट्रिक कि जनाब के इनको पता है कि ये जनरल फैज़ को सामने नहीं लाएंगे, उसको ओपन ट्रायल नहीं होगा, लिहाजा मुझे बार बार वो इसी चीज़ को फिर कहेंगे, देखेंगे अगली पेशी वो फिर कहेंगे, वो कहते रहेंगे ताकि इनको डिस्क्रेडिट किया जाए कि जनरल इसका फैज़ का अगर इनके पास सबूत हैं तो, और ये समझते हैं जनाब वो साजिश में शामिल थे, 9 में इन्होंने करवाई है और वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, तो साबित करें, सामने लेकर आएँ। सो वो बेसिकली आर्मी को और हुकूमत को इस मामले में वो एम्बैरस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगेन एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं, हकायक है, और कुछ गलत किया जा रहा है जिसकी वजह से ओपन ट्रायल कभी नहीं किया जाएगा। साहब, बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द ब्रेक, एक इंपॉर्टेंट चीज जो बानी पीटीआई ने, उनसे सहाफ़ी ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें ये जो अलकादर ट्रस्ट आपको के लिए जो पैसे दिए मलिक रियाज ने, वो आप कैसे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे, चोरी के पैसे थे, कि आपको कैसे आपने इंश्योर किया? तो उन्होंने कहा जी हमने पूछा, उन्होंने कहा और गारंटी दे दी और हमने कहा कि ठीक है। सो ये उनसे पूछा गया कि आपने कैसे यकीन कर लिया इस बात के ऊपर? नो, दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट अगर बानी पीटीआई की जानिब से देखी जाए, कि कौन कहेगा कि ये पैसा ठीक है या गलत है? बड़ा ही अहम सवाल है जो उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा जनाब के ये जो 190 मिलियन डॉलर आया था, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जनाब के मैंने मलिक रियाज से पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा नहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, मेरी लीगल मनी है, तो मैंने यकीन कर लिया। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब जब उनके एक उस मुशीर थे जनाब आसिम बाजवा साहब, उन पर इसी तरह के स्टोरीज आई थी, कोई उन पर भी इस स्कैंडल्स आए थे आसिम बाजवा साहब पे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आसिम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं
मुतमईन हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, आप कंटिन्यू करें, आप ना उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया था। जब उनसे सवाल पूछा गया किसी टीवी इंटरव्यू में कि जनाब आपके मुशीर पे ये इल्ज़ामात लगे हैं बड़े सीरियस, तो आपने उनको वो नहीं किया, मतलब सैक नहीं किया या इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, तो खान साहब ने कहा था मैंने इंक्वायरी करा ली थी और मैं मुतमईन हो गया था। ये खान साहब पहले भी है। सो खान साहब जिस पे मुतमईन हो जाए वो बंदा ठीक है, वो मलिक रियाज हो, जनरल आसिम बाजवा साहब हो। खान साहब जिस पे मुतमईन ना हो वो बंदा ठीक नहीं है। अब सवाल उसमें ये पूछा जा सकता है जनाब कि आपका मुतमईन होना ज़रूरी था या कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कोई इंक्वायरी हुई थी, कोई अदालत ने उनको, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है क्लीन चिट तो अदालत ने देनी है, कोई वज़ीर आज़म ने, मैंने, आपने तो नहीं देनी। तो क्या मलिक रियाज साहब किसी अदालत से क्लीन चिट लेकर आपके पास आए थे? और दूसरा मतलब खान साहब जो फरमाते थे, अब मैं उन्हीं की उसमें टोन में ही कहा जा सकता है, जो अहमद मीर साहब के शो में कहा था कि मलिक रियाज हारे को काना कर देता है। याद है उनका बड़ा एक मशहूर ज़माना है, चलते भी रहे। तो जब बंदा काना हुआ हो ना तो फिर उसकी इंक्वायरी भी नहीं होती, फिर पैसा भी उसका ठीक होता है, फिर उसके अंगूठियाँ भी ठीक होती हैं, फिर उसकी कैरेट भी ठीक होते हैं, फिर उसके सोने जवाहरात चूड़ियाँ भी ठीक होती हैं। वो जो आई थी वो याद होगा, वो जो ऑडियो क्लिप आया था। सो खान साहब अगर काने ना होते ना और मलिक रियाज से उन्होंने ये उनकी बेगम साहबा ने ये उन्होंने ना लिया हुआ होता, जो अगेन अल कादर ट्रस्ट बनवाया उन्होंने, ज़मीनें 400 कनाल से ज़्यादा ली गई, फिर उसके बाद उन्होंने 20-22 करोड़ रुपए लगा के खड़ी भी कर दी, फिर उन्होंने पैसे भी दे दिए। मलिक रियाज साहब ने मुफ्त में बुशरा बेगम साहबा को इतने करोड़ों रुपए की बात, जदादें ले दी, ट्रस्ट ले दिया, पैसे दे दिए, तनख्वाहें दे दी, स्ट्रक्चर बना दिया, बस ऐसे दिल कर गया मलिक साहब का। बात वही है। खान साहब जो मुझे दुख होता है जिस पे लोग कहते हैं, आप उन पर बाज़ बिटर रहता हूँ कि खान साहब आपने काना नहीं होना था। आपने अहमद मीर के शो में कहा था कि मलिक रियाज सबको काना कर देता है, फिर मलिक रियाज ने आपको भी काना कर दिया और आपको काना नहीं होना चाहिए था। ये टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना चाहिए था। अगर आप काने ना होते तो आज ये जवाब ना देते कि जी मलिक रियाज ने मुझे कहा था जनाब कि मेरा पैसा लीगल मनी थी और हलाल का पैसा था, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी और मैंने यकीन कर लिया और मैंने कैबिनेट से फैसला लिया। जब आप काने होकर बैठे हो ना तो फिर इस तरह के बयान देते हैं आप। क्लास अब ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ सेनेटर मोहसिन अजीज साहब मौजूद होंगे और हम बात करेंगे जो सेनेट की खजाना कमेटी की आज मीटिंग हुई है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुई हैं, कुछ चीज़ें भी रिवील हुई हैं, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।